इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। करगिल दिवस के मौके पर आज आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से सरकार ने हमें पूरी आजादी दे रखी थी कि जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो दुश्मन को मारो। ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से पूरी खुली छूट थी और नतीजा यह हुआ कि महज 90 घंटे में पाकिस्तान, चीन ही नहीं पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा, मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत को देखा। भारत पर अब अटैक होगा तो इसे युद्ध माना जाएगा। जवाब के नुकसान के अनुपात में हम जवाब नहीं देंगे, बल्कि तुमने अगर 13 नागरिक मार दिए तो हम 30 आतंकी मारकर चुप नहीं बैठेंगे। जवाब कितना देना है यह हम तय करेंगे। एलओसी पीओके में ही नहीं, दुश्मन के पूरे भूगोल को हिलाकर रख देंगे। स्टेट एक्टर हूं या फिर नॉन स्टेट एक्टर हूं, सब इस वक्त रेडार पर हैं। सेना प्रमुख की बातें क्या कुछ संकेत दे रही हैं? क्या उनको अंदेशा है कि दुश्मन फिर कुछ कर सकता है? दरअसल चिंता इस बात की भी है क्योंकि आसिम मुनीर चीन के दौरे पर गया हुआ है। क्या मुनीर अपनी हिफाजत के लिए चीन से कोई डील करने वाला है या फिर भारत पर अटैक के लिए किसी साजिश पर अप्रूवल लेने गया है अपने आका से? क्योंकि करगिल के बाद से आप देखिए, पुलवामा, उरी, पहलगाम हो चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 सब कुछ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। तो क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? हम गोली का जवाब गोले से देने को तैयार तो हैं, तो क्या अगली जंग तय है? यह जंग आखिर कैसी होगी, कितने दिन चलेगी, जंग के हथियार, मॉडर्न वॉरफेयर, कैसा कुछ होने वाला है? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। आज आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ मेजर जनरल एके सिवाच इस वक्त जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, इंडियन नेवी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी। तो आर्मी का अगला ऑपरेशन बहुत जल्द होने वाला है। क्या कुछ संकेत आज आर्मी चीफ दे रहे थे? जरा उनका बयान सुनिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। तो करारा जवाब दिया जाएगा और न्यू नॉर्मल है। श्रीवास्तव सर, न्यू नॉर्मल, करारा जवाब, फिर किसी बड़े एक्शन के लिए तैयार रहे देश? यही देखिए, यहाँ पर वाइस चीफ का एक बयान आया है जो मुझे कहना चाहिए और ज़रूरी है यंग माइंड्स को जानने के लिए, कि हमने 50 से कम मिसाइल्स में, 50 से कम मिसाइल्स में, जिसमें 80 से 90 जहाज़ इन्वॉल्व थे। हर जहाज़ मिसाइल नहीं चलाता है, कुछ आपको EW कवर देते हैं, कुछ आपको पिक्चर्स देते हैं, कुछ आपको एयर रिफ्यूलिंग के लिए काम आते हैं। उन पैकेज को लेकर के हमने घुटनों पर ला दिया। तो कीमत क्या रही? 49 मिसाइलें जब पड़ी तो इसमें जीता क्या, क्या हुआ क्या? इसमें अगर आपने चीफ के CDS के बयान को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे जो है मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। हमें टेक्नोलॉजी वॉरियर्स चाहिए और हमें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है वो स्कॉलिस्टिकली पहले लड़ी आती है, टेक्नोलॉजिकली उसको मैनिफेस्ट करते हैं और फिर आप उसको वीरतापूर्वक उसका संचालन करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। पहले लड़ाई होती थी 3 डायमेंशंस में, लैंड, एयर एंड सी।
अंडर सी भी हम उसमें मान के चलते थे। अब होने लगी है साइबर वॉरफेयर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। अब होने लगी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में। ये सब मिला जुला करके आपके बहुत अदृश्य आपकी ताकतें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। कुछ नाम आए, ICCS का नाम आया, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, आपका नाम आया आकाश तीर का। आपके पास सैकड़ों लाइन ऑफ 4 लेयर्स हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हैं और बहुत टाइप्स की मिसाइल्स हैं। अगर सबको मैनिफेस्ट किया जाए, हर मिसाइल किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए आती है। टारगेट आप कभी हाई एनर्जी फ्रैगमेंटेशन चाहिए अगर सरफेस पे करना है, कभी पेनिट्रेट करना है तो आपको पेनिट्रेटिंग मिसाइल चाहिए, जिसका एक आप लोगों ने जरूर दृष्टांत देखा होगा, GBU-57 जो B-2 जो स्टेल्थ बॉम्बर था यूएस का, उसके जरिए मारा गया था। फोर्दो पे 200 फीट नीचे से जाकर के तहस नहस किया था। तो ऐसी सारी जब चीजें होती हैं उनको मिला करके आप प्लान करते हैं, तो यू नीड स्कॉलिस्टिक एटीट्यूड इन द स्कॉलर सोल्जर। एक वर्ड कॉइन किया गया था बहुत पहले जनरल सिन्हा के द्वारा। सर, मॉडर्न वॉरफेयर कैसा होगा ये तो हम आपसे समझेंगे, लेकिन आपको क्या अभी फिलहाल जंग जैसे हालात बनते हुए फिर से नजर आ रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता हुआ नजर आ रहा है। आजादी का जश्न मनाएं, उससे पहले आतंक से आजादी पाएं। देखिए, पॉज हुआ है, इसका मतलब चेतावनी और आपकी सतर्कता दोनों कायम है। लेकिन क्या अब हम अभी एक हफ्ते में जाके अटैक कर देंगे, एक महीने में जाके अटैक कर देंगे, एक साल में अटैक कर देंगे? ये हमेशा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के और उनके ऊपर निर्भर करता है। जब भी आप प्रीएम्प्ट करते हैं, प्रीएम्प्ट कोई अपने आप में प्रीएम्प्शन नहीं होता है, प्रीएम्प्शन होता है बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रिगर्स, सर्टेन इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो मैंने तीनों डायमेंशंस की बात की, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग आप करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा, स्पेस से आप देखते हैं, साइबर के थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू देखते हैं क्या जमावड़ा बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं और वहां क्या हो रहा है। जहां तक पाकिस्तान का भी सवाल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अभी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इस ऑपरेशन में ही दोबारा खड़े होने में टाइम लगेगा, तो ये कोई 1-2 हफ्ते में नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं हो रहा। अब हमें डिसाइड करना होगा हम कब करेंगे। तो यानी कि अभी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वेस्टर्न सर, जिस तरह से आतंकी, क्योंकि पाकिस्तान खुद लड़ेगा उतनी उसमें अंदर न ताकत बची है, न उसके पास हथियार है, न कुव्वत है, लेकिन उसके जो प्रॉक्सी हैं आतंकी, वो जरूर वहां से गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब सेना तैयार है कि आजादी से पहले जो हमारे आतंक के आका टारगेट पर हैं, हमारे हाफिज सईद, मसूद अजहर, उनको लेकर भी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है? और देखिए पिनाज, पहली बात, क्या पाकिस्तान जंग करना चाहेगा भारत के साथ? वो सिर्फ एक आदमी के ऊपर निर्भर है और वो है आसिम मुनीर। और आपने बहुत सही बोला कि उनके पास ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, चाहे हाफिज सईद है या जैश ए मोहम्मद, जितने भी हैं, ये अभी भी बहुत बोल रहे हैं कि हम करेंगे। उनको कंट्रोल करने का सिर्फ जिम्मेदारी है तो अगर एक आदमी के ऊपर है, वो है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर क्या पहली बात जंग चाहेगा? इसका जवाब है नहीं चाहेगा। कारण यह है, अभी खुद वो अमेरिका में गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उसने 2 घंटे का लंच किया। प्रेसिडेंट ट्रंप की उसने सिफारिश की, पता नहीं किस कैपेसिटी से, एक आर्मी चीफ की कोई कैपेसिटी नहीं है एक प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने के लिए नोबेल पीस प्राइज। लेकिन साफ है ये लड़ाई जो रुकी है वो भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है, और खासकर जो 10th को हमने जो स्ट्राइक्स किए उनके एयर बेसिस पे और रेडार्स पे, उससे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। और आसिम मुनीर ट्रंप के पास गए थे और ये मार्को रूबियो के पास, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लड़ाई रुकना चाहिए। तो कॉल कहां से आया? पाकिस्तान से। जो हारा हुआ जो शख्स है, हारा हुआ देश, क्या वो लड़ाई करना चाहेगा? मेरे को लगता नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्या वो उनको कंट्रोल कर सकता है? उसका भी जवाब है मेरे को लगता नहीं, क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान में अभी ISI के अंदर ISI है, टेररिस्ट इस तरह हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई नहीं, जिसकी मर्जी जो कर रहा है। तो आज पाकिस्तान का ये हालात हैं कि अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने कोशिश की हिंदुस्तान पे कहीं पर भी एक टेररिस्ट अटैक करने का, तो आपने जिस प्रकार हमारे आर्मी चीफ ने बोला है और प्रधानमंत्री ने, न्यू नॉर्मल है। और न्यू नॉर्मल का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया, उनके प्रॉक्सीज ने,
और मैं कोई भाई भेद नहीं रखता हूं प्रॉक्सीज और पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के ऊपर, तो फिर भारत क्या करेगा? भारत पहलगाम के बाद वेट किया था ना, इस टाइम वेट नहीं करेगा। वही संदेश है आर्मी चीफ का कि अगर कल कोई भी अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक, भारत तुरंत उसका जवाब देगा। इसीलिए ये जो सिंदूर है ये पॉज पे है, जारी है, और भारत की पूरी फौज तैयार है, और देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इन्होंने बोला है आर्मी चीफ ने कि हमें फुल फ्रीडम दे रखा था, और वही फ्रीडम आज फौज को है। फौज डिसाइड करेगी कैसे और कब मारना है। इस टाइम सरप्राइज इतना बढ़िया रहेगा कि उन्होंने अटैक किया और हिंदुस्तान की फौज तुरंत अटैक करेगी। तो यानी ऑफ गार्ड जो हैं उनको पकड़ेंगे और फिर ऐसा सबक सिखाएंगे कि इस बार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भी हक्की बक्की रह जाएगी। इसी बात सर, इसी बात को आगे बढ़ाएं कि इंडिया ने कह दिया कि भाई स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर फर्क नहीं करेंगे, आतंकी हमला हो उसे भी युद्ध मानेंगे। सर कह रहे हैं कि भाई भरोसा नहीं है, मुनीर जंग नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है हार जाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आतंकियों को कितना काबू में रख पाएगा इस पर उन्हें डाउट है। तो फिर आतंकीबाज नहीं आएंगे, तो यानी युद्ध तय है। देखो, इसको हमें इस तरीके देखना पड़ेगा। जो पाकिस्तान है वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां पर जो असली पावर इस्लामाबाद से नहीं होती जहां पर सिविल गवर्नमेंट है, बल्कि वहां पर रावलपिंडी से होती है जनरल हेडक्वार्टर। अगर आप पाकिस्तान की बनावट देखें, पाकिस्तान का जो साइज है वो हमारे से 1/7 है, और उसकी पॉपुलेशन हमारे से 1/6 है, उसकी इकॉनमी हमारे से 11% है, मगर उसकी फौज अभी भी 70% है। एक छोटा देश एक इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? क्योंकि फौज ने एक प्रकार से एक अपने लोगों को एक डर पैदा किया हुआ है कि अगर वो कमजोर हुए तो भारत हमला कर देगा। तो ये एक इमेजिनरी थ्रेट करके पाकिस्तान अपने लोगों को मूर्ख बनाता रहा है। इससे पाकिस्तान का क्या हुआ है? पाकिस्तान अपना जो है ज्यादा पैसा डिफेंस में खर्च करता है, फौज उसका खा लेती है पैसा, और जो उसकी इकॉनमी है वो डगमगाती जा रही है। 186 बिलियन डॉलर का आज कर्जा हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये देखो सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब है, और उसकी वजह एक ही है कि पाकिस्तान की आर्मी, एक आर्मी जो कि ट्रेड और बिजनेस करती है, वो कभी लड़ नहीं सकती। आपको पता होना चाहिए जो फौजी फाउंडेशन है उसका जो बजट है वो 77 बिलियन डॉलर है। रियल स्टेट से लेके बैंक और कोलगेट से लेके सीमेंट सब कुछ वो बनाता है। तो सच्चाई है पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उनको पता है कन्वेंशनल लड़ाई भारत के साथ वो नहीं लड़ सकते, जब भी लड़ेंगे वो हारेंगे, एक बार नहीं बार बार हारे, इसमें कोई शक नहीं। तो अब करेंगे क्या? अब ये बात आती है कि जो लश्कर तोबा है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं, उनको तो भेजते रहेंगे। ये आप सोचो कि ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अभी पहुंच हो गया है और आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, मुझे लगता है वो सोचना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं सर, तो एक मिनट यही आपको रोकती हूँ। कॉमन हम बिल्कुल एकदम लेमैन की तरह से समझना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि मेसन सर भी कह रहे हैं आतंकी घटनाएं रुकेंगी, आप भी कह रहे हो आतंकी घटनाएं नहीं रुकेंगी, श्रीवास्तव सर भी कह रहे हैं नहीं रुकेंगी, हमारे पीएम कह रहे हैं अगर कुछ भी हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये नया नॉर्मल है। तो इसका मतलब जंग तो होकर ही रहने वाली है, और यही एक सोल्यूशन है। हाँ देखो, मैं आपको उसी बात को आगे लेता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला कि भाई अगर आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी और हमने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है, एनी टेररिस्ट एक्शन, जो अगर कोई बड़ा आतंकवादी घटना हुई हम उसको एक्ट ऑफ वार लेंगे, तो क्या पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा कि वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करे और कुछ ऐसा करे और हम उसके ऊपर फिर दोबारा हमला करें? देखो ये सच्चाई है कि वो थ्रेशोल्ड से कम करने करेंगे। देखो मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में, मच्छल में, कुपवाड़ा में। ये सोचना कि वो आतंकवादी भेजना बंद कर देंगे, शायद ये हमारी थोड़ी सी भूल होगी, मगर ये सच्चाई है कि ये फौज है और भारत अब की बार क्या करेगा ये समझना जरूरी है। अभी तक हम थे रिएक्टिव कि उन्होंने उड़ी किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम पुलवामा किया तो हमने बालाकोट किया, हम अंदर घुसे खैबर पख्तूनख्वा में उनका एक जो टेररिस्ट कैंप बर्बाद किया, और अभी पहलगांव जब हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब हम वो नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अगर आतंकवादी इकट्ठे हो रहे हैं उनके ट्रेनिंग कैंप में, चाहे उनके हेडक्वार्टरों में, हम पहले ही वार करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फौज है, वो बंद नहीं हुआ है। ये चीज हमें समझनी चाहिए
कि अब हमने इनिशिएटिव, हमारा है इनिशिएटिव, पाकिस्तान के पास नहीं है। और जिस प्रकार से हमने दो काम किए हैं, मैं एक मिनट के बोलूंगा कि जिस प्रकार से हमने उसको पॉलिटिकली एक प्रकार आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। और इकोनॉमिकली आप देखें, आपने उसको चोट दी है कि जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आपने हेल्ड इन अबेंस कर दिया। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, और ये देखना आने वाले समय में। और यही नहीं, चलिए, तो पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाएंगे और इस बार जख्म खाने का इंतजार नहीं करेंगे। जहां आतंकी इकट्ठे होंगे, इंटेल इनपुट मिलेगा, वहां घर में घुसकर मारेंगे। कैप्टन कुमार, सीधा क्लियर है कि भाई अब हमारा ऑपरेशन जारी है, जब जब हमें इंटेल इनपुट मिलेगा हम घर में घुसकर मारेंगे, रुकना नहीं है। धन्यवाद पिनाज। जय हिंद, समन वरुणा। कारगिल दिवस पर सभी सैनिकों को, शहीदों को सलाम, और आप युवाओं को जो हमारे साथ देश के निर्माण में हमारे लिए जुड़े हुए हैं। कौन अटैक करेगा, प्रश्न यहां पर है, और क्यों करेगा, कारण क्या है? क्या यह जमीनी लड़ाई है या जमीर की लड़ाई है? शायद हम सब जानते हैं कि जमीनी लड़ाई फिलहाल हम नहीं कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था जमीर के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा है कि आपके हम पानी के प्यासे हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपके पानी के प्यासे हैं। द एक्ट ऑफ वॉर जो है, इंडस को उन्होंने कहा है कि वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और हमने क्या कहा है? हम आपके खून, टेररिस्ट के खून के प्यासे हैं। तो मुद्दा क्या है? अब कौन अटैक करेगा? पहले पानी के प्यासे हो तो तुम थोड़ी अटैक करोगे, अटैक तो हमें ही करना है, ये मान के चलिए। इसीलिए 3 बजे, जब 10 बजे डीजीएमओ चाहते थे हमारे बात करना, तो हमने डिले कर दिया था। हमने 10 से 3, और उस समय हम इसी मंच पे आपके ही साथ बैठे थे जब ये हुआ था। 3 बजे का डिले किया था हमने, और हमने कैबिनेट से पास कराया टेररिज्म एज एक्ट ऑफ वॉर, ताकि हम सिंदूर खत्म करें 5 बजे, तो ये लेके रखें अपने हाथ में, अपने गिरवान में वो रखें कि आगे हम अटैक करेंगे। तो अटैक तो हमें करना है। अब एक बात है सर, तो 15 अगस्त से पहले कोई गिफ्ट मिल सकता है आजादी से, मतलब टेरर से थोड़ी आजादी? कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं हर बार डॉजियर सौंपते थे, इस बार कुछ अच्छी खबर आ सकती है? जी, इस पे मैं जवाब देता हूं आपको बड़े अच्छे। 16 में अटैक हुआ, और 3 साल के बाद फिर 19 में अटैक हुआ, तो 3 साल का गैप, और उसके बाद 6 साल का गैप दिया हमने 24 में, 25 में। तो अब तो 12 साल का गैप चाहिए ना। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन हाँ, अब आप ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा मारा है उनको अभी फिलहाल कि अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, जैसा हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ये जो मधुबनी से जो मैसेज था हमारा प्रधानमंत्री का, अंग्रेजी में बोला था उन्होंने विश्व समुदाय के लिए, हिंदी प्रांत में जाके क्या बोला था? ITP, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। वो तो हमने कर दिया, आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, और नाउ कैंप को फिट कर दिया। और एक और बात कह दी थी उन्होंने, आइडेंटिफाई किए हुए कुछ बचे भी हैं ना बहुत सारे। यस, अभी दूसरा पार्ट उसका। एक बात और कही थी उन्होंने, SCF, सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। टर्की तक बात जाती है, टर्की तक बात जाती है, सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। तो SCF चल रहा है। कभी कोई सुसाइड बम हो जाता है, कभी पख्तूनवा में कुछ, कभी बीड़े कुछ करता है, अंडा फूट रहा है, फूटने दो ना, हम क्यों कुछ करें, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो हमने आपकी रक्षा मंत्री का आपने जवाब सुना था ना, रक्षा मंत्री का जवाब सुना था ना, जब वो गए थे, जब रिसीव करने तारिणी को, जो वर्ल्ड चक्कर लगा के आई थी, तो विक्रांत से उन्होंने कहा अभी तो हमने आस्तीनें भी नहीं खींची थी, अभी तो नेवी अटैक के मोड में आई नहीं थी। 16 ब्रह्मोस, 10 डिस्ट्रॉयर, 20 फ्रिगेट, क्लब न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी है अंदर से, अदृश्य शक्ति जो सबमरीन, अरिहंत, अरिघट और अरिधमन की ध्वनि जो भी सुनाई नहीं पड़ रही है आपको। बैलिस्टिक सबमरीन कहां खड़ी है कुछ पता ही नहीं है। अरे अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कहां से अटैक आने वाला है। अभी तो तुमने वेस्टर्न सेक्टर देखा था, अभी तो बहुत कुछ देखना है। आसमान की गर्जना सुनी थी, अब इस समंदर से घातक हमला होना बाकी है अगर हिमाकत की। तो कुछ सवाल आप लोगों के मन में हो? जी, ऑडियंस कुछ सवाल पूछना चाहे? आप में से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता है फिलहाल? जी जी जी, हम बैठ के भी पूछ सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महान अनुभवों को मेरा नमस्कार। मैं उन्नति। मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि अगर पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश से गठबंधन कर ले या उनसे हाथ मिला ले, तो क्या भारत लड़ पाएगी पाकिस्तान से? और तो क्या तैयारी है भारत की, भारत को बचाने के लिए हम नागरिकों से?
नागरिकों को। श्रीवास्तव सर, गठबंधन की बात हो रही है। चीन ट्रू फ्रंट चीन, वॉर। चाइना, नहीं, चाइना। उसके बगल में पड़ोसी अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। सर, तो चाइना। आपका मसला चीन की तरफ से है। चाइना। तो चीन की एक चालाकी आपको बता दें, चीन पाकिस्तान को अपने वासल स्टेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। किसी भी देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है उसमें फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चीन के पास भी, जैसे हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं पालने के लिए, खिलाने के लिए, उन्नति करने के लिए, उसके पास भी हैं। तो वो अपनी जो उसकी ट्रेड की, प्रॉस्पेरिटी की जो ट्रैक है उसको छोड़ करके पाकिस्तान के चक्कर में, जो कि टेररिस्ट स्टेट है, वो नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। आप, मेरा आकलन ये है और बहुत दृढ़ आकलन है कि चीन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा आने वाले 5 से 7 साल में, क्योंकि अगर चीन आता है तो उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप उसको चुभो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारे पास है, हमारे पास जो वो अपनी अभी सी पैक बना करके जाना चाहता है अरेबियन सी में, ग्वादर पोर्ट के थ्रू, वो काम अभी उसका पूरा नहीं हुआ है। और अभी साउथ चाइना सी में अमेरिकन का और बाकी सबका बहुत प्रेशर है। और चीन, आपको बता दें, एक ऐसा विकसित देश है, पूर्ण विकसित देश को मानते हैं, क्योंकि उसकी ही इज नंबर 2 प्लेस पे है इकोनॉमी में। वो फूड डेफिशिएंट कंट्री है। नॉर्मली आप देखेंगे जो भी कंट्री टॉप पे, चाहे रशिया हो या यूएस हो, फूड सफिशिएंट होते हैं। इंडिया भी फूड सफिशिएंट है और एनर्जी में फूड डेफिशिएंट है। अगर ये 2 डेफिशिएंसी आपकी हैं तो आपको सी लेन्स की पूरी वो चाहिए, आपको हर जगह आने जाने का साधन चाहिए। तो चीन ये बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, चीन ने बुलाया था मुनीर को, इस बार मुनीर को लाइन हाजिर किया है कि हमने आपको अरबों रुपए दिए सी पैक में और तुम हमारे चाइनीज वर्कर्स का, इंजीनियर्स का क्या सेफ्टी कर रहे हो। और कौन मिला उनसे? फॉरेन मिनिस्टर मिले, उनसे वाइस प्रेसिडेंट मिले और जनरल भी वहां के मिले, और पब्लिकली डांटा है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हम ही जानते हैं कि डांटा है, पब्लिकली डांटा है। तो डांट पड़ी है मुनीर को डांट पड़ी है कि अपना काम ठीक से करो। और एक और बात है, चीन उसको उकसाता है, पीछे से करेगा। उसने जितने भी उसको सामान दिए थे सबकी मार्केट वैल्यू गिर गई। अब वो बेचने के लिए घूम रहे हैं, उनका रेडार कोई खरीद नहीं रहा है, J-10C उनके फाइटर्स कोई खरीद नहीं रहा है, बॉम्बर्स खरीद नहीं रहा है, उनकी मिसाइल्स नहीं बिक रही हैं, PL-15, PL-17 जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, अब वो आधे दामों में दे रहे हैं, तब भी कोई नहीं ले रहा है। तो ये जो उसके ऊपर एक पाकिस्तान से जो उन्होंने करने की कोशिश की, चीन पाकिस्तान को अपनी कॉम्बैट लेबोरेटरी मान के चलेगा जहां पर उसके वेपन्स टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि कोई और ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की टेस्टिंग हो सकती है। और हमारे पास जो है वेस्टर्न ओरिजिन के सारे वेपन्स हैं। इस लड़ाई में भी हमारे पास फ्रेंच वेपन्स थे, इजरायली वेपन्स थे, रशियन वेपन्स थे, अमेरिकन वेपन्स थे। तो ये सारे इंडिया भी था, मेक इन इंडिया, और हमारे सारे यहां बन रहे थे। आपको बताएं, सबसे बड़ी बात जो अगली जनरेशन के लिए हम लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, हम चारों, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं करिए। इसीलिए स्कॉलर सोल्जर्स की बात हो रही थी, आज भी कही गई। चीन के साथ अगर हम बात करें तो हम चीन के साथ अगर हम बात करें एक मिनट, R&D अगर हम करते हैं, R&D इसमें आप सहायता कर सकते हैं हर तरह से। R&D में सबसे बड़ी सहायक चीज होती है आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आपको बताएं, जब स्पुतनिक पहली बार गया अंतरिक्ष में तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने राजनीति नहीं की, हम राजनीति करने बड़े सजग और सतर्क हैं। उन्होंने राष्ट्रनीति की, उन्होंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए जो आप आज जानते हैं बड़े नाम से। पहला स्ट्रक्चर था नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और दूसरा स्ट्रक्चर था डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जहां से आपके सारी जो टेक्नोलॉजी आती है, चाहे AI हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपकी मिसाइल की कोई भी टेक्नोलॉजी, वहीं से आती है। चलिए, तो अभी फिलहाल चीन को सिर्फ बिजनेस प्यारा है, तो वो अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान के साथ ही जंग लड़ता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मेसिन सर, यू नेवर नो, दुश्मन को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, और वो वाकई में क्या कभी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा अज्यूम भी नहीं करना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर 2 फ्रंट वॉर की स्थिति उभरती है, आर वी केपेबल? हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, समझा पाएंगे? देखिए पिनास, पहली बात, क्या 2 फ्रंट वॉर होगा? मेरे को लगता नहीं होगा। ठीक है। देखिए, आप इतिहास में भी जाइए, ऑप पराक्रम, कारगिल, काफी उसमें हुआ है। चीन ने कभी भी नदन फ्रंट्स में अपनी सेना को भारत के साथ डिप्लॉय नहीं किया है। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर 2, क्या वो करना चाहेगा? मेरे को नहीं लगता वो करना चाहेगा, क्योंकि वो उसकी आज की प्रायोरिटी ये है, पाकिस्तान को वो लड़ने देगा, पाकिस्तान को सपोर्ट देगा,
सपोर्ट किस प्रकार देगा? वही हथियार और एम्यूनिशन, और जो इसने पूरे इसको एयरफोर्स के ये JF-17 और J-10 जहाज वगैरह दिए थे, और जो उसके साथ मिसाइल थी, तो चीन इस प्रकार सपोर्ट करेगा। चीन का बहुत एम बहुत क्लियर है। क्या वो रशिया में जाके अपने सोल्जर्स भेज रहा है? यूक्रेन में नहीं भेज रहा है। तो चीन की जो फिलॉसफी है वो वॉर्स में शामिल नहीं होगा। और गलवान जब हुआ था, चीन के साथ भारतीय सेना ने क्या किया था? चीन को करारा जवाब दिया था। तो क्या चीन फिर से भारत के साथ टकराव मोड में आना चाहेगा? उसका जवाब है नहीं। मैंने खुद ये नथुला ब्रिगेड कमांड की थी डोकलम में, और वो जो डोकलम प्लेटो है उधर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब ब्रिगेड कमांडर था, चीनियों के साथ हम डील करते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि चीनी जो है वो लड़ाई में इतने काबिलियत नहीं है। और चीन की आज की तारीख में इनका कितना एक्सपोजर हुआ है? कोई भी वॉर आप बताइए, चीन ने कौन से, भारत को आप देखिए कितने युद्ध हम लड़ते आए हैं, और आज भी हम आतंकवाद तो लड़ ही रहे हैं। चीन क्या करेगा? चीन करेगा इनडायरेक्ट वॉरफेयर। बांग्लादेश के जरिए, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर वगैरह, वहां से म्यांमार के जरिए वो कुछ करना चाहेगा कि वहां से इंस्टेबिलिटी लेना चाहेगा। और इसीलिए आपको पता है, ये बांग्लादेश के स्टेटमेंट भी थे, उनके जो स्टेटमेंट बहुत सॉलिड था कि चिकन नेक की बात करने लग गए थे। हम चिकन नेक से काट सकते हैं चीन के साथ, वो कर सकता है, पर चीन नहीं करेगा। तो जहां तक हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, देखिए आज भारतीय सेना 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, और मैं तो अभी बोलूंगा 2.5 फ्रंट भी है। ये जो एक टेररिस्ट थ्रेट है वो भी चल रहा है। लेकिन मेरे को लगता है ये सिचुएशन आएगी नहीं। और आज की तारीख में भारतीय सेना में ये काबिलियत है जो अभी हम थिएटर कमांड्स बना रहे हैं। आज पहले क्या होता था कि हमारा फोकस रहता था ज्यादा वेस्टर्न थिएटर में, आज हमारा फोकस है डुअल टास्क फॉर्मेशन होती थी, दोनों तरफ बराबर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और अगर वक्त आता है तो कुछ फोर्सेस को इधर उधर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है चीन के साथ हमारी तैयारी पूरी है 2 फ्रंट वॉर के लिए। और चीन को जिस प्रकार, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो भी देखिए, आज भारत क्वाड का हिस्सा है, एक वो भी एक थ्रेट है। स्टेट ऑफ मलक्का को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो भारत के पास भी लेवरेज बहुत है, मंगोलिया है, और हमारे जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, जापान, फिलीपींस, सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, साउथ कोरिया वगैरह के साथ। तो भारत भी अपनी ये जो मैनूवर है, डिप्लोमेटिक मैनूवर, मिलिट्री मैनूवर कर रहा है। तो चीन भी आज भारत से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ वो, हम बार बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते, लेकिन हमारी भी अच्छी पहल चल रही है। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू भी, जो अभी हम छाबर पोर्ट से हम क्यों कनेक्टिविटी कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, यही कारण है कि एक हमारा ईरान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कनेक्टिविटी हो जाए। तो हम भी अपनी पॉलिसी कर रहे हैं इधर से भी और इधर से भी, यानी हम चीन को घेरने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो लगातार जो डेवलप वो कर कर रहा है, जो वो कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। आप प्रधानमंत्री अभी मालदीव्स गए हैं, क्यों गए हैं? मालदीव्स पहले चीन की तरफ झुकाव कर रहा था, आज उसने भी देख लिया। तो ज्योग्राफिकल रियलिटीज, ये हमारे पड़ोसी देशों को पता है कि भारत वो देश है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो यानी युद्ध और बुद्ध हम दोनों के देश हैं, और दोनों के लिए तैयारी पूरी है। आप कुछ सवाल पूछना चाह रही थी जी? सर मेरा सवाल, हाँ बैठ के पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम मालिनी है। मेरा सवाल ये था कि हम लोग बाय आर्मी तो रेडी हैं, क्या नेवल फोर्स और एयर फोर्स भी उसी हिसाब से तैयार है जिस तरीके से आर्मी तैयार है? पूरी ऐसा है, नेवल का आप कवर करिए, अभी मैं बताता हूं आपको नेवी ठीक है, नेवी का सर ने बड़े अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, देखिए क्या है, जल्दी से बता देता हूं आपको। पहले नेवी की तैयारी अदृश्य शक्ति के रूप में होती है। और अभी आपने बात की, डिप्लोमेसी की, तो सर ने बताया स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो चाइना कर रहा है हमारे साथ। अब गलवान को मत देखिए, 1, 2, 2.5 फ्रंट जो देख रहे हैं ना, मैरीटाइम बहुत बड़ा फ्रंट है, और वहां पे हमें जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, अब आपने देखा अभी हमारे प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे, मेडिटेरियन जो यूरोप का गेटवे है, और मंगोलिया की बात की सर ने। हम मंगोलिया से घेर रहे हैं चाइना को, हम यहां नहीं घेर रहे हैं अभी। ये नेवी की डिप्लोमेसी। आज ईस्टर्न फ्लीट भारत की सिंगापुर में है और वहां एक्सरसाइज कर रही है। उसके बाद हम पैसिफिक में जाएंगे। हमारे 2 से ज्यादा शिप्स वियतनाम में घूम रहे हैं लगातार। हम जापान में रह रहे हैं और हम वहां की बातें कर रहे हैं। हमारे कम से कम 12 शिप
आज के दिन में डिप्लॉयड है दूसरे कंट्रीज में। अब वो भारत के इसमें नहीं है। ये है हमारी ताकत। आज हमारी डिप्लॉयमेंट वहां है, तो हम जो नेकलेस ऑफ डायमंड जो पॉलिसी है भारत की वो कर रहे हैं और उससे हमें चल रहा है। देखिए, आपको युवाओं को समझना चाहिए। सर, कई बार मैं समझ सकती हूँ, कई बार क्या होता है ना कि जब डेटा आता है ना, उनके पास इतनी सबमरीन, उनके पास इतने हथियार, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे। मैं उस पर कमेंट कर दूं। कहते हैं वो हमारे पास 345 शिप्स हैं, हमारे पास 125 शिप्स हैं, उनके पास 60 सबमरीन है, हमारे पास 20 सबमरीन है। लेकिन क्या उन्होंने कोई वार लड़ा है? कभी समुद्र में देखा है उन्होंने? अपनी मसल उन्होंने कभी फ्लेक्सिंग की है? बस साउथ चाइना सी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे देखिए, आप युवाओं को संदेश मैं देता हूं, कल की लड़ाई आपकी होगी। देखिए, भारत टेक्नोलॉजी में एडवांस करेगा, नेवी बन जाएगी, एयरफोर्स बन जाएगा। भारत आपको सतर्क करेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक लाइन कह दूं आपके साथ, आपके अरमा है तो सपने जगाने होंगे, पंख तो भारत दे देगा, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे। सर, यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए क्वांटिटी के साथ साथ, जो चीन के पास नहीं है। एयरफोर्स की वास्तुस्थिति बता दूं, क्योंकि एक सवाल हमेशा आता है और हर मंच पे आता है कि हमारी जो है कॉम्बैट फ्लीट श्रिंक करती जा रही है। बिल्कुल। और आज ऐसा हो गया है कि करीब करीब जब MiG-21 रिटायर कर जाएंगे तो हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां की पाकिस्तान के नंबर्स हैं और हमारे नंबर्स। तो आप एक बात समझिए कि नंबर्स themselves आर नॉट इनफ, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसका इसमें प्रदर्शन देखा, वही जहाज उनके पास थे, उनका एक भी जहाज नहीं उड़ सका। और दूसरी शक्ति जो आपकी है वो मिसाइल्स की है और आत्मनिर्भरता की है। कोई भी देश, आप यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, जब सामान आता है तब आप लड़ते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, आपको सामान बनाना पड़ेगा। और तीसरी, अगर मैं उस फ्रंट पे जाता हूं, और ये दिस इज ऑन अ सीरियस नोट, हमारे जो एक होता है एयरफोर्स में, दे आर एट अ हायर ऑल्टीट्यूड। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड से चलते हैं तो आपको आधी साजो सामान ले जाने की शक्ति आपके पास बचती है, रेंज भी घट जाती है, पेलोड भी घट जाता है। आपका जितने जहाज हैं उनको आधा मान लीजिए। आपके जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जिस तरीके का हमारा वहाँ पर वो है, वो लोअर लेवल पे हैं, हम फुल पेलोड के साथ जा सकते हैं। जो हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्लैंक है उसको हमने बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। और तीसरी बात यह है कि एक स्टडी हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी, एक स्टडी हुई है एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज एयरफोर्स। बेल्फोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, हार्वर्ड्स जो मैसाचुसेट्स में है, वहाँ पर हुई थी स्टडी। सिंस यू ऑल आर फ्रॉम MBA बैकग्राउंड, दिस इज रिलेवेंट टू यू। उन्होंने मैन प्लस मशीन का कॉम्बिनेशन बनाया, इंडियन एयरफोर्स एंड दे कॉल इट PLA एयरफोर्स। तो उसका और उसका जो निकला डेटा जो निकला वो ये था कि 1 मैन मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इक्वल टू 2.5 ऑफ चाइनीज। हमारा एक लड़ाका उनके 2.5 के बराबर है। ये इंस्टीट्यूट की बात है, ये मैं जोश में आपको नहीं बता रहा हूं कि हम 100 को मारेंगे, 1000 के बराबर हैं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। आप डेटा वो क्यों आया, उनके यहाँ जो ट्रेनिंग है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, वी हैव रियल साइज टैंक्स, रियल साइज बंकर्स, रियल साइज दिस थिंग, पीपल कम इन वेरियस रेंजेस एंड बर्स्ट देम। ये हमारे यहाँ रोज की बात है। उनके अगर कोई एक बड़े भी उसको मार देता है रेंजेस पर, तो उनके ग्लोबल टाइम्स में आता है दिस पायलट आर ग्रेट एक्ट ऑफ हीरोइज्म। हमारे यहाँ इसको हीरोइज्म नहीं मानते, इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल। यू आर अ फाइटर पायलट, यू आर फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, यू शुड हिट। ऊंचे तय किए हुए हैं। हाँ, तो जो चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं वहां, वो हमारे यहाँ चाय पे चुस्की के साथ खत्म कर दी। ठीक है, देखिए कि अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा, आत्मविश्वास भी रखना चाहिए। दुश्मन के लिए आंखें खुली और चौकन्ना भी रहना चाहिए। सिवात सर, मुनीर हमारा एक दुश्मन, उसके साथ चीन के साथ जाकर मुलाकात करता है, वहां पर रहता है, भले ही डांट डपट के आया हो, पर चिंता तो है ना कि कहीं कोई मुहर तो नहीं लगवा के आया है कि भाई अगला एक्ट इस तरह से करो प्रॉक्सी के जरिए। और देखो, सच्चाई ये है कि अगर आसिम मुनीर अभी चीन गया है, पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी चीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वो हुई है कि 21 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और वो 14 ही बने। मगर उसके जो बिजली के बिल थे वो पाकिस्तान ने 4 साल से नहीं दिए। और ये सच्चाई है, $500 मिलियन जो है वो बकाया है।
अब उन्होंने ये कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अगर आप ये बिल नहीं देंगे तो पाकिस्तान में 1/3 पाकिस्तान में बिजली गुल हो जाएगी। ये आप समझना कि क्या हालात। अब बात आती है, देखो चीन को आपको समझना पड़ेगा। कई बार हम उसको हल्के में भी ले लेते हैं, कई बार हम उसको ज़्यादा कुछ दे देते हैं जो वो डिजर्व नहीं करता। देखो चीन एक ऐसा देश है, वो एक प्रकार आज सेकंड इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो बनना चाहता है फर्स्ट इकोनॉमी आने वाले टाइम में। अगर उसको फर्स्ट इकोनॉमी बननी है तो उसको अपने बॉर्डर पर शांति चाहिए। वो तभी अगर उसका जीडीपी 7 से 8% करेगा तभी वो फर्स्ट इकोनॉमी बन सकता है अगले 10 से 15 साल में। मुझे लगता है चीन कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा वो भारत के साथ ऑल आउट वार करे। ये याद रखना। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको तथ्य दूंगा। भारत एक बड़ी ह्यूज मार्केट है चीन के लिए। भारत एक वहां का रॉ मटेरियल आता है, वहां पर आपके जो मार्केटिंग स्टोर आता है, ये ठीक है, सप्लाई चेन चीन से। इसीलिए तो चिंता ज्यादा है ना कि खुद नहीं लड़ेगा। मुनीर से मुलाकात हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनीर अप्रूवल लेके आओ कि भाई साथ देना, अगर हम कुछ हिमाकत करें, आतंकी भेजें और वॉर की सिचुएशन न जाए तो साथ रहोगे ना? बिल्कुल, ये आपने जो पॉइंट बोला यही है। मैं एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारा चाइना के साथ ऑल आउट वार हो सकता है या नहीं, वो भी तो आपको ध्यान रखना है। आपकी फोर्सेस नदर्न बॉर्डर पे भी है। मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं लेह लद्दाख का, तो मुझे मालूम है। तो सच्चाई यह है कि चीन जो है डायरेक्ट कन्वेंशनल वार नहीं लड़ेगा। 1979 में उसने लास्ट लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के साथ, एक छोटे देश के साथ, उसको मुंह की खानी पड़ी थी, उसकी हार हुई थी, मालूम है ना? तो ये सच्चाई। अब बात आती है कि चीन करेगा क्या। देखो चीन पाकिस्तान को उकसाएगा, चीन पाकिस्तान को हथियार देगा, चीन अपने हथियारों को टेस्ट कराएगा, और चीन कहते हैं ना एक बॉर्डर 2 एनिमीज। अब वो बात होगी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, मगर वो पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, पाकिस्तान और चीन होगा। चीन के अब सामान देखें ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या है। अगर आप एयरक्राफ्ट देखें, JF-10C, JF-17 आया, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आप उसकी एक प्रकार से PL-15 आई, एयर टू एयर मिसाइल आई, उसके बाद उस HQ-9 और HQ-15A डिफेंस सिस्टम का, ये अलग बात है। उसके सारे हथियार फेल हो गए। और यही नहीं कि हुआ क्या, इन सभी हथियारों की 20% मार्केट डाउन होगी आज के, मगर पाकिस्तान को वो उकसाएगा, पाकिस्तान को हथियार देगा, पाकिस्तान को मोहरा बनाएगा, भारत को वो अंगेज रखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी है भारत उसके लिए एक साउथ एशिया में चैलेंज है, उसको अगर उसने दबाना है तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। मैं अभी 2 चीजें बताना चाहूंगा। पाकिस्तान को उकसाएगा, और हमने भी ये कह दिया है कि गोली का जवाब गोले से देंगे। तो जरा नड्डा साहब क्या कुछ कह रहे हैं आज करगिल विजय दिवस के मौके पर, वो सुन लेते हैं और फिर वो होगा कैसे ये भी समझेंगे। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यह बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। ये आज भारत का न्यू नॉर्मल हो गया है। ये है नया नॉर्मल जिसको हमको समझना होगा। हम सब जानते हैं भारत विस्तारवादी नहीं है, लेकिन राइट टू रिएक्ट, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। तो चलिए, न्यू नॉर्मल बता दिया है प्रधानमंत्री ने भी, CDS ने भी, सेना अध्यक्ष ने भी, नड्डा जी ने भी आज वो बात दोहरा दी है। नेता इस तरह की बातें करते हैं सर, समझ में आता है, जोश भी भर जाता है, तालियां भी आती हैं, लेकिन फौज की नजर से इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना, कि गोलियां बरसाते रहना है, रुकना नहीं है, पॉसिबल कैसे होगा? देखो मैं इसको नहीं, मैं सिंसर से और देखिए ये पॉसिबल कैसे रहेगा। पहली बात तो साफ जाहिर है कि अब मैंने जैसे पहले भी बोला था, आज पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट अटैक किया, भारत का जवाब तुरंत होगा। पिछली बार हम वेट किए थे, उनको समय दिया था, पाकिस्तान को इस टाइम रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। यानी सर हम वॉर मोड में हैं इस वक्त? बिल्कुल, हम वॉर मोड में हैं। आज चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे भारतीय सेना हो, और जितनी भी चीजें हमारी,
चाहे साइबर वॉरफेयर हो, एयर डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन आप ले लिए, मल्टी डोमेन भारत तैयार है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका आपको पता ही है कि वो हेल्ड इन अबेंस है। तो कहने का मतलब है, देखिए पाकिस्तान की अभी ये हालात है कि मल्टी डायमेंशनल मल्टी डोमेन वॉरफेयर भारत तैयार है। और ये जो भी स्टेटमेंट्स आज हैं, चाहे भारतीय सेना चीफ के हैं, चाहे ये नड्डा के हैं या प्रधानमंत्री जी के हैं, किसी के भी हैं, सारे इशारा उसी तरफ कर रहे हैं। तो ये जो एक स्ट्रांग मैसेजिंग जारी है पाकिस्तान को कि भारत के साथ बिल्कुल आतंकवाद की हरकत नहीं करना, और ये मैसेज चाइना को भी जा रहा है। आपने अभी सवाल उठाया था कि चाइना क्या उनको भड़का सकता है? बिल्कुल भड़काएगा, वो कोई शक नहीं है, वो तो उसको मोहरा बना के रखेगा। लेकिन पाकिस्तान की आज वो दशा है, उसके इकोनॉमिक हालात खराब है, मिलिट्री हालात खराब है, और जो फील्ड मार्शल जिसने अपने को बना लिया जंग हारने के बाद, क्या वो लड़ाई लड़ सकता है? उसकी सेना लड़ाई लड़ सकती है? आज बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में रोज पाकिस्तान के सैनिक ब्रिगेडियर्स तक मर रहे हैं, यंग ऑफिसर्स मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं भारी संख्या में। ये चीफ कहां जाता है आज? मुनीर कहां जाता है? बाहर देशों में, फॉरेन कंट्रीज में, काय के लिए? उसका काम नहीं है, वहां पर फॉरेन मिनिस्टर है, वो धर है। ये चीफ मजे कर रहा है अपने जवानों से और यंग ऑफिसर से डिस्कनेक्टेड है। तो जो सेना चीफ, जो मुख्य उनका सेना चीफ है, वो अपने जवानों से डिस्कनेक्टेड है, वो फौज लड़ाई नहीं कर सकती है। इसीलिए भारत के पास आज बिल्कुल हम तैयार हैं, और जो भी है हमारे ये न्यू नॉर्मल है। एक फर्क ये है कि भारत तुरंत अटैक करेगा, आप ये देख लीजिएगा। कोई अभी प्लानिंग नहीं है, तो रोज ये डिस्कशन होता होगा कि जब भी कोई हमला होगा भारत, यानी हम इस वक्त वॉर मोड में हैं, हम अलर्ट पर हैं, और अगर अब कुछ भी हुआ तो सीधे सीधे हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मान के युद्ध में कूद पड़ेंगे। ये युद्ध श्रीवास्तव सर कैसा होगा? अगर ये युद्ध होता है, if you give me 30 seconds, yes, yes, since these are MBA students, I would like to explain one point, yeah. and that's very important. जब हम कहते हैं हम पॉज में हैं एंड हम ऑपरेशनली अलर्ट हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके एडवर्सरी पर क्या पड़ता है और आप क्या करते हैं? हमेशा हमारे यहाँ एक पीस लोकेशन होती है हमारे यूनिट्स की, फॉर्मेशंस की, उसके बाद एक लोकेशन होती है फील्ड लोकेशन, ऑपरेशन लोकेशन। इसका मतलब आप ऑप्स डिप्लॉयड हैं, आपने रेन इन किया हुआ है, एज द ऑर्डर कम्स यू कैन फायर। आपको इस स्टेट में आने के लिए किसी एक कंट्री का बहुत खर्चा होता है। पाकिस्तान भी उसी को मैप करना पड़ेगा कि अगर इंडिया अपने रेडनेस में है, पाकिस्तान विल हैव टू रिमेन इन द रेडनेस। और रेडनेस का खर्चा कितना आता है? एक दिन का अगर आप ऑप्स रेडीनेस में हैं, आपका खर्चा इवन फॉर पाकिस्तान विल नॉट बी लेस देन $100 million पर डे। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी उसको कब तक करेगी? आप उसको तार तार कर रहे हैं, आप उसको अभी भी सुखा रहे हैं जस्ट बाय दिस स्टेटमेंट कि आई एम गोइंग टू, दिस इज अ पॉज एंड दिस इज नॉट अटैक। एक तरफ से पानी और दूसरे पानी, ऐसा नहीं कि आप सुखाएंगे, जब बारिश होगी तो भीगाएंगे भी, दोनों चलेगा। और सूखेंगे कब? और आपको बता दें, ऑल दिस विल डू स्टेइंग विद इन द इंटरनेशनल नॉर्म्स। ठीक है, एक दो फिगर आपको जाननी चाहिए जो आपके काम की, सिंस योर फिगर सभी पीपल, आपके पास आपको 1.34 मिलियन एकर्स को इरिगेट करने का, पानी लेने का अधिकार है वेस्टर्न रिवर से, और दूसरा अधिकार आपके पास है 1.34 मिलियन एकड़ फीट जमा करने का अधिकार है। आपने कितना इस्तेमाल किया उसको? आज तक हमने 30% से ज्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं। अगर हम अपने पे उतार आए कि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सूखा पड़ जाएगा। यानी पानी से भी मारेंगे और गोली से भी मारेंगे। गोली से। चलिए जी, सवाल। हाँ, ऑन है भाई, आप बोलिए। हेलो सर, दिस इज़ मी, मेरा नाम स्वाति राज है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि हमें पता है कि तिब्बत के बॉर्डर के थ्रू जैसे चाइनीज सेना ने एंट्री करने की कोशिश की थी, और जहां हमने 20 सैनिकों को खो दिया था, और चाइना जहां यह अनुमान लगा रहा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ 4 सैनिकों को खोया है। तो चाइना और सिंदूर के, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि चाइना ने एक लफ्ज़ भारत के पक्ष में बोलने का कोशिश नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि चाइना यहाँ गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है? ठीक है, चीन की चालबाजियां यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं आपको ये प्रश्न का जवाब देता हूं। चाइना की देखिए पॉलिसी में आपको ये समझना चाहिए कि अब ये डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन जैसा हमने समझा पैनलिस्ट से कि नहीं करेगा चाइना, ये एक कंसर्न रियलिटी है कि वो नहीं करेगा। अब वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है डेप्थ ट्रैपिंग, वो कर रहा है हमारे
जो कंट्रीज हैं अगल बगल के, उनको अपने हाथ में लेना, चाहे म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, ये सब जगह आपको पता हो 71 वॉर में ये जो गाजी आपने सुनी है, सबमरीन के नाम जो सुना है, ये 4 महीने पहले सेल कर गई थी। और आपको मालूम है जब उसका ब्लास्ट हुआ विशाखापट्टनम में, तो जब उससे से फ्यूल के वॉचर्स निकले तो पता है उनकी फ्यूलिंग कहां हुई थी? उनकी फ्यूलिंग हुई थी ट्रिंकोमैली श्रीलंका में, वहां उसने फ्यूल किया था। तो ये है तरीका लड़ने का। 71 में हो चुका है ये। और पीएनएस गाजी को हमने विशाखापट्टनम में मारा, 5 महीने पहले उसने फ्यूल दिया था। तो आप सोचिए जरा कैसी लड़ाई होगी। बाकी सामने नहीं आएगा वो, और आपको देखना पड़ेगा। हम टर्की को की दुखती रख पर जाके हम जा रहे हैं ना ग्रीस में, हम ग्रीस में गए हैं ना, हम साइप्रस अभी गए हैं ना, किस लिए गए हैं? हम अपनी जगह बना रहे हैं। मालदीव गए ना हमारे प्रधानमंत्री। यानी हर बार गरज के नहीं बरसा जाता है, गरजने वाले ऐसे भी नहीं बरसते। तो हमारा ऑपरेशन जारी। एक और सवाल जी। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है और मेरा सवाल ये है कि चूंकि सीमा पे तनाव के हालात है और पाकिस्तान हमेशा भारत को उकसा रहा है, तो जब युद्ध होती है तो हम युवाओं को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ताकि हम भी अपने देश के कुछ काम आ सके? सर एक छोटा सा जवाब, हाँ उसके बाद एक और सवाल जी, बोलिए सर। देखो, जब लड़ाई होती है तो पूरे देश की लड़ाई है। ये एक प्रकार पूरा नेशनल सिक्योरिटी पावर जो होता है वो है, आपकी आर्मी भी है, एयरफोर्स भी, नेवी भी, इकॉनमी पावर भी, और यूथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, यूथ देश की एक प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी है। आने वाले आप लीडर हो, कमांडर्स हो, तो यूथ अगर अच्छा है, यूथ ट्रेन है, मोटिवेट है, आप एनसीसी करते हैं तो एनसीसी में आप अगर लड़ाई होती है तो आप जो इंस्टॉलेशन है उनको भी एक प्रकार से, जैसे टेरिटोरियल आर्मी जहां काम करती है वैसे आप भी इसको कर सकते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, जो इससे पहले मैं सवाल ले लें, उसके बाद मैं इसको इसी में ऐड करता हूं। आप जस्ट गिव मी सम टाइम। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो अगली लड़ाई होगी, वो लड़ाई चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, इसके अंदर पूरे यूथ को आना पड़ेगा। ये जो साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर है, ये बहुत डेंजरस है। और इसके अंदर चीन जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी साइबर वॉरियर की जरूरत है। अभी ईडब्ल्यू की वारियर, सैटेलाइट की जमाना है। तो अब आपने ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज देखी होगी, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। 4 दिन युद्ध हुआ 2 देशों के बीच में, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ। यह लड़ाई थी टैंक्स की नहीं थी, यह लड़ाई थी आपकी एयर वारफेयर, रॉकेट, मिसाइल, साइबर, स्पेस, इकोनॉमिक वारफेयर। यही लड़ाई आने वाले हैं और चीन इसमें माहिर है। इसको काउंटर करने के लिए हमें और भी ट्रेंड होगा, और इसमें यूथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? वेल डन। तैयार है तो एक लाइन मेरे से ले लो। अभी जोसे बहारा देखना है, अभी जोसे बहारा देखना है, अंधेरे को कलेजे से लगा लो, अभी जश्न चरागा देखना है। सर, मेरा नाम मृण्मय रॉय है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इन फ्यूचर टेररिज्म खत्म हो सकता है? मिस्टर सर, ओके, अच्छा चलो। मैं पहला तो जो आपने इनसे भी पूछा था, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, यूथ का बहुत बड़ा रोल है। आसिम मुनीर का स्टेटमेंट क्या था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं और कश्मीर जगुलर वेन है, और वो भारत की जनता को डिवाइड करना चाहता है कॉमनल राइट्स पे। आपका क्या काम है इसमें? आपका काम है, आप देश के आंख और कान है, इंटेलिजेंस। गांव में कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको कुछ ऐसी शक की चीज दिखती है, आपका फर्ज है तुरंत रिपोर्ट करना। ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, अगर ये कॉमनल डिवाइड होता है भारत में, जो मुनीर चाहता है, तो आप लोग भी हिंदुस्तान के लोग हैं। आपका सबसे बड़ा मकसद है कि इस देश में कॉमनल राइट्स नहीं होने चाहिए, ये डिवीजन नहीं होना चाहिए जो अंग्रेजों ने किया था 47 के दौरान। यानी यूनिटी बना के रखना। बिल्कुल, ये यूनिटी बना के रखना बहुत जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था एकता देश की। आपने देखा जब ये पहलगाम किया था, उन्होंने टारगेटिंग अटैक किया था, एक ही ये सिर्फ एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सब कम्युनिटीज को मारा था। क्यों? यही चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स है इस कंट्री में। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ, और ये यूथ का काम यही है। और खासकर जब आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह करते हैं, ये हेट मैसेजेस वगैरह, ये कुछ नहीं, आपको देखना चाहिए आपका सबका रोल है। आप इस देश के निवासी हैं और होल ऑफ नेशन अप्रोच में आपका बहुत बड़ा रोल है।
चलिए सर, वक्त की कमी है तो अभी हमें अपने इस डिस्कशन को यहीं रोकना होगा, लेकिन तैयार हम पूरी तरह से हैं और हर फ्रंट पर हैं। ये एश्योरेंस आप लोगों ने हमें तमाम जानकारी के जरिए दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और ये शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।